गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज बात करते हैं कूलाम का नियम की बात करेंगे और उसके बाद जो इसका हम जो है वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद आप जब वैद्य क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, आगे आप वैद्य विभव पढ़ेंगे, तो सब जगह जो है इसका यूज होना है। तो इसलिए इसको आप जो है अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। तो कूलाम का नियम यह जो है एक फ्रांसीसी फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने जो है उनका जो नाम था वो था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम। उन्होंने जो है 1785 में जो है एक रूल दिया था, जो आपके पास जो है स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए। तो इस नियम के अनुसार ये कहा गया, इस नियम के अनुसार दो स्थिर, ध्यान रखिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक हो गया? ये हमारे पास कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसमें आपको जो है दो तीन चीजों ध्यान देना है। एक स्थिर हो गया, एक बिंदु आवेश हो गया, आवेशों की मात्राओं का गुणनफल हो गया, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब स्थिर तो आप जानते हैं कि स्थिर होगा, एक जगह पे स्थिर रहेगा, ये कहीं हिलेगा डोलेगा नहीं। बिंदु आवेश मतलब क्या होता है? बिंदु आवेश हम ऐसी वस्तु कहते हैं कि अगर हमने दो वस्तुएं ली और इनके बीच की दूरी हमने इतनी ज्यादा कर दी कि ये दोनों जो वस्तुएं हैं वह जो है इन, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों वस्तुओं की जो माप है वह जो इनके बीच की जो दूरी है उसके कंपेरिजन में काफी छोटी हो जाए, तो हम बोल देंगे कि उस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको हम क्या बोल देंगे? बिंदु आवेश बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल इजी वे में समझ सकते हैं। सपोज एक फुटबॉल है, अगर अभी वो आपकी आंखों के सामने है तो आपको बड़े आकार के देखिए कि आप उसको फुटबॉल बोल पाएंगे, लेकिन अगर उसको आपसे जो है 200-300 मीटर दूर रख दिया जाए तो उसके अनुसार आपको काफी छोटी दिखेगी। यानी कि उसके अनुसार आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कोई छोटी सी चीज वहां पर रखी, छोटी बॉल रखी है, या छोटा कोई अनदर पिंड आप बोल दोगे उसको, ठीक है? आप एग्जैक्ट नहीं बोल पाओगे कि ये जो है फुटबॉल रखी है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ कि जब दो वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं इस प्रकार रखी हों कि उनकी जो माप है या उनकी जो डायमेंशन है वो उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी की तुलना में काफी नगण्य हो, काफी क्या हो, कम हो या काफी नगण्य हो, तो उस कंडीशन में
वो जो दो वस्तुएं हैं उनको हम बोलेंगे बिंदु आवेश। ठीक हो गया। मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल भी लग सकता है, प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। कब आकर्षण बल लगता है, कब प्रतिकर्षण बल लग सकता है, ये जब मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, इसलिए आप जो है बाकी दोनों लेक्चर आप जो है देख लीजिए और साथ में आप जो है लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी आपको कहीं पर कोई समस्या आ रही हो या मतलब वीडियो में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है बता भी सकते हैं ताकि उसको सुधारने का प्रयास किया जाए। तो वो जो बल है वह जो है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी भी है, दूरी का वर्ग भी है और उसका व्युत्क्रम भी है। तो व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती दो चीज आपको पता होगी। व्युत्क्रमानुपाती मतलब वो चीज उसके नीचे जाएगी, बट्टे में जाएगी, और अनुक्रमानुपाती मतलब वो उसके सामने। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि माना ये जो है दो बिंदु आवेश हैं, इस तरीके से दो बिंदु आवेश हैं। एक पर जो आवेश है वो Q1 मान लेते हैं और दूसरे पर जो आवेश है उसको जो है Q2 मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी मानते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी वो कितनी है, R है। ठीक है, तो जो आवेश ज्यादा शक्तिशाली होगा उससे उस पर बल लगेगा। सपोज हम कहते हैं कि इसका मान कम है, इसका मान ज्यादा है, तो यह आवेश इस पर बल लगाएगा, तो यह आवेश इस पर बल किधर क्यों लगाएगा। सपोज अभी मैं नेचर वाइज दोनों को जो है पॉजिटिव ले रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ दोनों के बीच जो बल है वो क्या है, पॉजिटिव। बाकी सारी कंडीशन आपको बाद में क्लियर होगी, क्लियर कराऊंगा। अभी दोनों आवेश समझ रहे कि पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि ये इसी कारण बल यहाँ की ओर लगाएगा। बल किस पर लगेगा, पहला आवेश किस पर लगा रहे हैं, दूसरा से धक्का दे रहा है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं F21, यानी कि इसको हम बोलेंगे दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगा गया बल। अगर इसका मान कम है, इसका मान ज्यादा है, तो फोर्स जो है यहाँ की ओर लग जाएगा और इसको हम बोल देंगे F12। ठीक है, तो अभी हम F12 F2 को 21 को नहीं लेते हैं, अभी हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जो बल है वह जो है क्या है, या तो इस कारण इस पर बल लगेगा या इसी कारण जो है इस पर बल लग रहा होगा, और वो बल हमने मान लिया कि क्या है, F है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम यही कहता है कि जो लगने वाला बल है वह क्या है। तो हम मान लेते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा, माना इसको नाम भी दे देते हैं A और B। माना दो स्थिर बिंदु आवेश A व B हैं जो एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। यदि इन पर लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, कूलाम के, कहीं पर कूलाम बोलते हैं, कहीं पर कूलम भी बोलते हैं, कूलाम के नियमानुसार क्या कहेंगे आप कि यह जो बल F है ये क्या है, कहता है दोनों आवेशों की मात्रा का गुणनफल। तो पहला आवेश क्या है Q1, दूसरा आवेश क्या है Q2, इन दोनों गुणनफल ये हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती कह रहा है तो ये हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। तथा फिर ये कह रहे हैं कि यह जो बल F है, कहता है यह जो है इनके बीच की दूरी R, उसका वर्ग कह रहा है वर्ग, व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है तो 1/, करेंगे ये आप साइन लगाएंगे। तो दो कंडीशन यहां पर होगी, यह फोर्स जो है दोनों आवेशों की मात्रा गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों नियमों को हम मिलाते हैं
तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा हमें मिल जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद हम इसको लिख लेते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां हम ये बोल लेते हैं कि K क्या है, एक नियतांक है। अब यहाँ पर जब K आता है, इस K का मान जो है माध्यमों पर निर्भर करता है। यह माध्यम हमारे पास जो है कुछ भी हो सकते हैं। यह माध्यम हमारे पास निर्वात भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, यह हमारे पास कोई अन्य परावैद्युत पदार्थों से बना हुआ माध्यम भी हो सकता है। ठीक है, अगली बात सुनिए। तो यहाँ पर जो K का मान है हम लिख लेते हैं कि K का मान निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। वो दो बातें क्या हैं? वो दो बातें हैं, पहली बात यह है कि जब दोनों स्थिर बिंदु आवेश निर्वात या वायु, दोनों के लिए एक ही वर्ड से यूज करते हैं। जब दोनों स्थिर बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो तो इस स्थिति जो K का मान लिया गया वह लिया गया आपके पास 1/4πε0 तथा इस स्थिति में F को जो है F0 लिया गया। तो हमारे पास जो है जो फॉर्मूला बन के आया वो क्या बन के आया, तो लिख लेते हैं समीकरण 3 से क्या हो जाएगी समीकरण 3, F इक्वल टू K के जगह में कितना लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको समीकरण 4 बोल देते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब दोनों स्थिर बिंदु आवेश किसी माध्यम में हो, अर्थात इनके बीच कोई माध्यम रखा गया हो। ये दिख नहीं रहा होगा शायद, किसी माध्यम में हो, तो उस स्थिति में जो है, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। किसी माध्यम में हो तो उस स्थिति में पास जो K बराबर होता है वो होता है 1/4πε। तथा इस स्थिति में F बराबर हम F लेते हैं। तो समीकरण 3 से पीछे क्या हो जाएगा वहां पर, समीकरण 3 से हमें इस कंडीशन में जो F मिलता है वो हमें कितना मिल जाएगा, इस K की जगह हम क्या करेंगे, अब 1/4πε रख देंगे, ओनली एप्सिलॉन रखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जगह हमारा समीकरण 5। अभी एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन क्या है, ये सारी बातें अभी क्लियर कर रहा हूं मैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक गलती हो गई थी, ये F0 हो जाएगा। अब हम जो है जो समीकरण 4 है और जो समीकरण जो है हमारे पास 5 है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का F है, ये भी दोनों एक प्रकार का F है।
तो ये जो रेशियो निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, एक कांस्टेंट निकलेगा। ठीक है, दोनों फोर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, आप करेंगे समीकरण 4 भाग समीकरण 5 हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, F0 अपॉन F इक्वल टू, ये वैल्यू जो है एक कांस्टेंट होती है, और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये जो हमारे पास है उसका मान रखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर जाएगा, इस वजह से ये वैल्यू जाएगी, ये ऊपर आएगी नीचे आएंगी आपका वैल्यू, और ये जो नियतांक है इस नियतांक को यहाँ पर जो कैपिटल K बोला जाता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि F0 अपॉन F इक्वल टू K इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर से हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमें ये मिल सकता है कि हमें बोल सकते K होता है वो क्या होता है F अपॉन एप्सिलॉन 0। फ्रॉम हियर लेट 1 and cross multiply we get epsilon is equal to K epsilon 0। ठीक है, इस रिलेशन को यहाँ पर हम जो है सिक्त बोल देते हैं, और यहाँ से इस एप्सिलॉन का मान हम जो है किसे बोल रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं समीकरण 6 व 3 से, क्या हो जाएगा 6 व 3 से, आपके पास जो F आ जाएगा, इस F को यहाँ पर बोलते हैं वैद्युत बल बोलेंगे, तो इसको हम Fe लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो आपके पास रिलेशन निकल के आई है Fe इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही हमारे पास जो है कूलम का नियम है। अब अगर इसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में यूज करना है, तो अब जो बातें बता रहा हूं उसको आप और ध्यान से दीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा उन बातों पर। आंकिक रूप में, यानी कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस कंसेप्ट की बात हो रही है, तो आंकिक रूप में जो हमारे पास Fe आता है, ये आता है हमारे पास जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, 1 upon 4 pi epsilon 0, it's a constant value and its value is 9 into 10 to the power 9 watt। इसकी यूनिट आपके पास हो जाएगी, क्या जाएगी आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इसकी यूनिट बनेगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको आप ध्यान रखें। तो F इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास जो है न्यूमेरिक फॉर्म में इसका फॉर्मूला हुआ, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्म नंबर 7 बन गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, और इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ये 8 बन गया आपके पास। अब मैं आपको जो चीज क्लियर करना चाह रहा हूं, मैंने बोला कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये जो स्मॉल के हमारे पास यहाँ पर नियतांक था, इस नियतांक का मान हो गया। ठीक है, जब ये आपके पास निर्वात में था, तो उस कंडीशन में ऐसा ही पद्धति में, ऐसा ही सिस्टम में इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 इंटू किसका मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम हुआ। लेकिन सीजीएस सिस्टम में इसका मान कितना होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका मान होता है, वो होता है 1 क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। ध्यान रखेंगे आप कि 1 होता है, कैसे होता है, तो आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए, 9 × 10 टू द पावर 9 आप ऐसे रखेंगे, न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट करके 10 टू द पावर 5 लिखेंगे, मीटर इसका जगह आप सेंटीमीटर, यानी कि मीटर को आप सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे, और कूलम को आप जो है ESU में कन्वर्ट करोगे। आपको बताया था कि एक कूलम कितने होते हैं, 3 × 10 टू द पावर 9 ESU होते हैं। ठीक है,
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वह जो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट से है नहीं आया तो उसको देख लीजिए, यहाँ पर तुरंत मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखो हमारा कितना था 9 × 10⁻⁹, इसको मैं डायन में बदला 10⁵, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से बदलेंगे 10⁴ हो जाएगा। यहाँ पास सी की वैल्यू कितनी आती है, 10⁻9 की 9 × 10⁻18 हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। और यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन डायन में कन्वर्ट हो गया, और मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और कूलाम को हमने जो है ESU में कन्वर्ट कर दिया है। अब सॉल्व कर लीजिएगा, 5 9 95 9 18 हो गया ना, पूरा कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1 बचा, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। तो यानी कि ये जो कूलाम के नियम में जो नियतांक मिला था, इस नियतांक का जो मान है वह जो है निर्वात में कितना होता है, निर्वात के लिए इसका SI मान कितना होता है, वो होता है 9 × 10⁹। ठीक है, यानी कि निर्वात में इसका मान हर किसी किसका 1/4πε0 का मान कितना होता है। ऐसा पद्धति में ये होता है आपके पास जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और सीधे सिस्टम इसका मानता है 1 क्या, 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ε0 है क्या। ये जो हमारे पास ε0 है, इस ε0 को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, ε0 क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। यह जो है नेचर की ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे बात सुनो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों जाए निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और अब अगर इसकी हम विमा की बात करें तो इसकी विमा कितनी बनती है, यहाँ पर ये आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विमा कितनी आ जाएगी इसकी, कूलाम को लिखेंगे हम 80, स्क्वायर स्क्वायर जाएगा, न्यूटन को लिखेंगे हम mLt-2, और इसको लिखेंगे हम L2। तो आप देखिए तो सिंप्लीफाई कीजिए तो m ऊपर आएगा m⁻⁻1, L एक ही है, 2 है, 3 हो गए, काय के हो गए 3, प्लस के हो गए, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस आएगा L-3। अब यहाँ देखिए t-2 है, ऊपर आएगा प्लस का 2, और प्लस का 2 यहाँ पर बनेगा, ये a2t2 आएगा, तो t की पावर 4 और e की पावर 2। तो ये यहाँ पर आपके पास जो है m-1 L-3 t4 a2 किसकी विमा बनेगी, विमा बनेगी आपके पास ε0 की विमा बन जाएगी। तो ε0 को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अब भाई एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को हम बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हो गया ये, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब वैक्यूम और एयर में थोड़ा सा डिफरेंस है, वह डिफरेंस क्या है, बाकी अगर इसके माध्यम इसके मात्रा की बात है, इसका मात्रा आपके पास मात्रा तो इसका यही होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी विमा भी आपके पास यही होगी, बट इसकी वैल्यू जो है फॉर डिफरेंट मीडियम इसकी वैल्यू भी हमारे पास डिफरेंट रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हमने जब कैपिटल के यूज किया, जो नेतांक है कि इसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक। ठीक है, और यह परावैद्युतांक जो होता है यह जो है अलग अलग पदार्थों के लिए भिन्न होता है, और इसके बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, वो ये हैं कि जो के है हमारे पास परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक किसका होता है, परावैद्युतांक जो है हमारे पास जो है एक प्रकार जब परावैद्युत पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ के लिए जो है हम इसके मान को एक फिक्स वैल्यू होती है उसको हम जो है लेते हैं। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वह एक प्रकार के जो है अचालक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, अचालक पदार्थ। ठीक है,
ये इस टाइप के चालक पदार्थ होते हैं कि ये बिना चालन के ही, ठीक है, बिना चालन हुए ही वैद्युत बल के मान को जो है कम करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो के का मान होता है, के का मान जो निर्वात होता है, निर्वात के लिए इसका जो मान होता है वह जो आपके पास जो है 1 होता है, निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, और वायु के लिए इसका मान जो होता है 1.00054 होता है, इट्स ए कांस्टेंट वैल्यू। तो इसीलिए जो है, जो कि ये वायु है, वायु की वैल्यू भी लगभग 1 के पास ही आती है, इसलिए इन दोनों के लिए हम जब भी लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि कोई भी निकाय है वह निर्वात या वायु में स्थित बोलते हैं, ठीक है, निर्वात या वायु में स्थित हो तो वहां पर हम के का मान कितना लेंगे, 1 लेते हैं। अब अन्य कोई भी हमारे पास परावर्तित पदार्थ है उसका जो मान होता है वह के से यानी कि 1 से अधिक ही होता है। किसी भी यानी कि इस नेचर में ऐसा कोई भी परावर्तित पदार्थ नहीं है जिसका मान की क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है या ऐसा कोई पदार्थ माना कोई पदार्थ नहीं है जिसके लिए के का मान 1 से कम, ठीक है, सब का मान 1 से अधिक होगा तो के का मान निर्वात के लिए कितना 1 है। अब अन्य मीडियम के लिए इसका मान जो अलग है, जैसे मतलब अगर आप इसको जो है कागज के लिए करेंगे तो आप देखेंगे कागज के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.5 होती है। आप जल के लिए करेंगे तो जल के लिए इसकी वैल्यू कहीं किसी बुक में आपको 80 मिलेगी, कहीं पर आपको 81 मिलेगी, ठीक है। और धातुओं के लिए इसमें भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर मेटल द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावर्तन मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को बोलते हैं, और धातुओं के लिए जो के का मान होता है वह जो है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाला रिलेशन आया है, रिलेशन नंबर 6, इसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछाता है कि आपसे पूछेगा कि इस माध्यम के लिए के का मान इतना है और तो उस माध्यम की आप जो है वैद्युतशीलता बताओ। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो आपको जो है 8.8 आपके दिमाग में होनी चाहिए, और तुरंत आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप इस चीज को जो है लिख लेंगे। कभी कभार यहाँ पर से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका k इक्वल टू एप्सिलॉन यानी कि आपके पास जो है F0/F से बन जाएगा। ये F0 ये F क्या है आपके पास, इसको Fm बोल देते हैं हम, ठीक है, फोर्स ऑन मीडियम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, कोई भी 2 चीज दी होने पर आप थर्ड चीज इसमें जो है कैलकुलेट कर लोगे, और ऐसे ही कोई भी एक चीज दी होने पर के दिया होगा, ये दिया होगा, या कोई भी चीज दी होगी आप के दिया होगा तो भी आप इसको निकाल लेंगे, और आपके पास जो है ये होगा तो भी आप इसको निकालेंगे, क्योंकि ये तो आपके पास ये तो नॉन वैल्यू आपके पास है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है, इसके साथ आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आप जो 8.8 भी इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो परावर्तनांक होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट हमें नहीं मिलेगी। अगर कोई यूनिट ही नहीं मिलेगी तो यह जो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी हो जाएगी, क्या, परावर्तनांक, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कूलाम का नियम था, ठीक है। अब यहाँ पर कूलाम के नियम की हमारे पास शर्तें होती है, जो कूलाम का नियम है वह जो है लागू का किस किस कंडीशन में होता है, ठीक है। तो कूलाम के नियम की लागू होने की शर्त आपको पता होनी चाहिए कि नंबर 1 काफी सिंपल शर्त है, 2 शर्त मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको शर्तें का कहीं फालतू दी होंगी, आप ज्यादा मत पढ़िएगा, आप जैसे इतना क्लियर रखें। इसके लागू होने की 2 शर्तें हमारे पास होती है कंडीशन। नंबर 1 तो ये होती है कि दोनों स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, दोनों आवेश स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी
10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। इससे कम दूरी के लिए यह जो कार्य नहीं करता, ठीक है, से अधिक होनी चाहिए। तो ये आपके पास सिंपली दो शर्तें हैं। नंबर एक कि जो दोनों आवेश आपके पास, वह दोनों आवेश आपके पास जो है बिंदु आवेश होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि उन आवेशों के जो बीच की दूरी है वह जो है 10⁻⁻ मीटर से जो है अधिक होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम आपका लागू नहीं होगा। तो शर्तें भी आपको याद रखनी है। और उसके बाद कूलाम का नियम क्या फॉर्मूला बना था, आंतरिक रूप में क्या फॉर्मूला था, और किस तरह से हमने जो है किस किस उसके लिए हमारे पास जो है ये नियतांक क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग पे रखें। निर्वात के लिए इसका मान 1, वायु के लिए 1.0005 होता है, इसलिए इन दोनों के लिए हम जो है 1 लेते हैं कॉमन। और इस नेचर में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है इसके लिए k का जो मान है वह 1 से कम होता है। ये भी आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कागज के लिए इतना होता है, लेकिन फॉर डिफरेंट मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक मैटर, जो k की वैल्यू होती है वह ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होती है, ठीक है। यह कभी भी जो है आपके पास जो है इट विल नेवर बिकेम लेस देन 1, ठीक है। एंड फॉर मैटर इट इज इनफाइनाइट, ओके। नाउ अब जो है इसके हम जो वेक्टर फॉर्म पर आते हैं कि जो कूलाम का नियम है इसका जो वेक्टर फॉर्म का जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे और उसमें हमारे पास जो है 11th में कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े होंगे, तो वो कंसेप्ट भी हमारे पास यहाँ पर जो है यूज होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, काफी प्यार से आपको समझा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये वही Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस Q2, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम जो क्या कह रहे हैं R कह रहे हैं, ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब आपने 11th क्लास में क्या पढ़ रखा है, आपने ये पढ़ रखा है कहीं पर हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर A होता था, तो यूनिट वेक्टर A छोड़ क्या लिखते थे हम, वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A, ये लिखते थे। और कहीं पर आपके पास जो है सपोज जो है कहीं पर आपके पास जो जैसे A12 होता था वेक्टर, तो उसको आप लिखते थे A2 माइनस A1, इसको लिखा जाता था, ठीक है। और अब जो हेल्पिंग यहाँ पर होगी वो मैं लिखते रहूंगा और आप इसको समझेंगे। अब हम ये बोलते हैं कि माना पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल क्या है, F21 है, फोर्स ऑन चार्ज 2 या पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और इसके कारण इस पर लगने वाला जो बल है वह क्या है आपके पास F12 है, फोर्स ऑन पार्टिकल फर्स्ट ड्यू टू पार्टिकल सेकंड, यानी कि दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु द्वारा लगा बल और पहली वस्तु पर दूसरी द्वारा लगा बल, या तो ये बल लगेगा या ये बल लगेगा, ठीक है। दोनों बल एक सामने रख सकते हैं, एक पर एक बार में एक लगेगा, एक बार में लगेगा, यानी कि कहने का मतलब है अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये इस पर फोर्स लगाएगा और इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा। अब इसकी चूंकि हम वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म हम क्या जानते हैं कि अब चाहे यह आवेश चल के यहां जाए या यह आवेश चल के यहां आए, दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी, r ही रहेगी, उस दूरी के साथ आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। इट मीन मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारे पास जो है जो वेक्टर यह इसकी ओर जाएगा तो क्या बोलेंगे r12 बोलेंगे इसको, ठीक है। और यह इसकी ओर आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर 2 यहाँ की ओर इसको बोलेंगे R2
1 वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, फर्क कितना होगा, फर्क ये होगा अगर मैं सिंपली जो है यहाँ पर को जो है R12 ऐसा लिखूंगा तो इसमें माइनस साइन लगाऊंगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी है, अपोज होगी है। और लेकिन जब मैं अगर R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड करूंगा तो वह जो दोनों इक्वल होंगे और दोनों किसके इक्वल होंगे, R के इक्वल होंगे। ठीक है, अब आपने क्या जानना है, आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब आप जानते हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो मुझे उस जो स्केलर क्वांटिटी है उस स्केलर क्वांटिटी के अलोंग मुझे जो है क्या करना पड़ता है, एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसकी डायरेक्शन बताता है कि यह जो है इस डायरेक्शन में करके, तो मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वह जो है वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं, हम लिख लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, हम कह देते हैं यदि इसको कुछ ऐसा लिखते हैं, माना Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर k परावर्तांक, k परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है। तो हम लिखते हैं पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगे बल की स्थिति में। ठीक है, एक जब पहला आवेश दूसरा बल लगा तो बल की स्थिति क्या हो जाएगा, स्थिति में किससे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या है कूलाम्स लॉ, ये आपके पास है F इक्वल टू 1/4π0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, देखिए पहले आवेश का दूसरा आवेश लगने वाला, ये रहा पहला आवेश, इधर दूसरे जो बल लग रहा है, यानी कि पहले आवेश का दूसरा से बल लगने वाला बल, या ये कहें कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश का लगने वाला बल क्या है हमारे पास, F21 है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1/4π0 K Q1 Q1 ही रहा, Q2 Q2 रहा अपॉन R। अब F21 बल कब लगा, F21 बल तब लगा जब जो है Q1 जो है कहां से चल के आया, इसकी ओर चल के आया, यानी कि जब जो आपके पास क्या हुआ कि जब जो 1 जो है 2 की ओर जाएगा तो इधर से फोर्स लगेगा, तो इसको लिखेंगे R12 वेक्टर का स्क्वायर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी हम बनाएंगे तो साथ में क्या आएगा, इसके अलोंग जो है क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, ये कहां की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर लेंगे R12 कैप। क्लियर, अच्छा, इसके बाद अब R12 कैप आपने लिख लिया है, तो अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा 1/4π0 K Q1 Q2 अपॉन ये R12 वेक्टर मॉड इसका स्क्वायर इनटू, इसको हम जो है अब इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये जाएगा हमारे पास R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मॉड, ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4π0 K जाएगा हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब इनटू क्या हो जाएगा R12 वेक्टर। और हम एक लाइन और लिख लेते हैं 1/4π0 K Q1 Q2 अपॉन, इसे क्या आ जाएगा, इसे आप सिंपली R क्यूब भी लिख सकते हैं, और इसे क्या लिखोगे आप इस वाले फॉर्मूले से, सॉरी इस वाले फॉर्मूले से
क्या लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे R2 वेक्टर माइनस R1, ये आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो ये यहाँ पर हो जाएगा F21 वेक्टर, इसको इक्वेशन फर्स्ट होगा। ये हमने कब किया, ये हमने तब किया जब जो है पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर बल लग रहा था। अब अगर इसका अपोज करें, इसका अपोज मतलब क्या करें कि दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। बस इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत पॉज करके आपको नोट कर लीजिएगा। दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगे बल की स्थिति में कूलाम के नियम से। अब क्या चीज है, सिर्फ आपके पास जहां पर 1 2 है वहां पर 2 1 हो जाएगा, जहां पर 2 1 है वहां पर 1 2 हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप F12 करेंगे और यहाँ पर भी आप जो है F इसको 2 1 करेंगे, आप R21 करेंगे, और यहाँ पर भी आप क्या लेंगे, R21 लेंगे, ठीक है। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा, इसको आप दिमाग पे रखें, इस वाली लाइन को। F2 स्क्वायर आपके पास क्या था, ये था आपके पास 1/4π0k Q1 Q2 अपॉन R3 इंटू R2 माइनस R1। अब यहां से हमारे पास जो है क्या आ गया, दोस्तों देखिए आप, हमारे पास जो है F12 वेक्टर और क्या आ गया, F12 वेक्टर और हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0k, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 अपॉन, क्योंकि R21 कहें या R12 कहें, दोनों का मोड किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो अपॉन R क्यूब हो जाएगा ये। और यहाँ पर जो हमारे पास जो वेक्टर बचेगा कौन सा, R21 वेक्टर, ठीक है। अब एक लाइन और लिख देते हैं, F12 वेक्टर इसको हमारे पास जाएगा 1/4πε0k Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये ठीक हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। अब आप जो है इन दोनों समीकरण को देखिए, ठीक है। और अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि ये वाली दोनों फिक्स है, कौन सी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और आप इस चीज को जो है आपने पढ़ा है कि जो वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू हमारे पास होता है वेक्टर b माइनस वेक्टर a, या बोल सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें से अगर मैं इसको आगे ले लूं, माइनस को मैं लूं आगे, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ले लिया हमने यहाँ से, तो 1/4πε0k, हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अब इतनी क्वांटिटी को देखिए, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम है, तो हम इसको बोल सकते हैं F12, इसको मैं समीकरण 2 यहाँ पर नहीं, इसको बोल देता हूँ समीकरण 2। अब मैं बोलता हूँ समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मान आपने समीकरण 2 में रख दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा ये F12 वेक्टर इसको क्या जाएगा, माइनस तो ऐसे रहा, इस वैल्यू से क्या लिख देंगे आप, F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाए या दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाए, दोनों के जो मान होंगे वह क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहां से हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर 1 2 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर 2, यानी कि दोनों बल दोनों आवेशों द्वारा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, दोनों आवेशों द्वारा
एक दूसरे पर लगाए गए बल, एक दूसरे पर लगाए गए बल परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में होंगे, और यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो कूलाम का नियम है वह जो है न्यूटन के तृतीय नियम का जो है पालन करता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया, तृतीय नियम का पालन करता है, तो आपको जो है ये वेक्टर फॉर्म आपको अच्छे से क्लियर रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप फिर से कह सकते हैं, इसको आपको जैसे भी बताया जा सकता है। ठीक है, जैसी पॉसिबिलिटीज होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये दोनों चीज़ आप जो है क्लियर रखेंगे। गुड बाय, टेक केयर।